हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में देखेंगे फिजिक्स की प्रकाश और प्रकाश की जो टॉपिक है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में सभी को आज कवर करेंगे और साथ में डिटेल भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो पर लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी मतलब हल कीजिएगा, उसके बाद फिर डिटेल भी अपन देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है। ठीक है ना, तो नेत्र लेंस की अत्यधिक जो वक्रता होता है वो किस ओर ले जाता है ये बताना। ठीक है, तो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए डी, यानी कि मायोपिया। ठीक है, मायोपिया की ओर ले जाता है। ठीक है ना, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रमुख नेत्र दोषों में से, ठीक है ना, एक क्या है? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। उसी को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, जिसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए यह तब होता है जब, यानी कि कब होता है? तो जब रेटिना की नेत्र गोलक जो होती है वो लंबी हो जाती है। रेटिना की जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया की अत्यधिक वक्रता हो जाती है। क्या होता है? कॉर्निया की वक्रता जो है वो अत्यधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इससे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि जब निकट दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स, तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई देने में देखने में क्या होता है? दिक्कत होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से आप नहीं देख सकते। तो निकट दृष्टि दोष में क्या नहीं देख पाते हैं? तो दूर की वस्तु को आप सही से नहीं देख पाएंगे, लेकिन निकट की वस्तु को आप सही से देख पाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, तो गड़बड़ नहीं करना है, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, कि मायोपिया में निम्न में से क्या होता है? तो मायोपिया में या निकट दृष्टि दोष में आप दूर की वस्तु को सही से नहीं देख पाएंगे, लेकिन निकट की वस्तु को आप सही से देख पाते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की, ठीक है ना, दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है ये बताना। ठीक है ना, तो निकट दृष्टि दोष की जो जिस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा इसका अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अपसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अपसारी लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेगा। ठीक है ना, जैसे कि होता है क्या, एक होता है क्या? अवतल लेंस। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है ना, तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, तो इस प्रकार का भी ध्यान रखना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट को ध्यान रखना। इसका ट्रिक होता है क्या कि 3 का 4 और 4 का 3। ठीक है ना, 3 बराबर क्या होता है? 3 के लिए 4 यूज करते हैं, और 4 के लिए क्या करते हैं? सॉरी, 2 के लिए क्या करते हैं? 3 यूज करते हैं। ठीक है ना, 3 का 4 और 2 का 3 यूज करते हैं। 2 का मतलब होता है क्या? देखिए, दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर लिखते हैं, तो 2 अंक इसमें होता है। ठीक है ना, और लेंस के जो उत्तल लेंस होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। तो 2 के लिए 3 यूज करते हैं और 3 के लिए 4 यूज करते हैं। देखिए, निकट में तो कितने अंक होते हैं? 3 होते हैं, और अवतल लेंस में, अवतल में कितने? 4 होते हैं। तो 3 के लिए 4 यूज किए और 2 के लिए कितना यूज किए? 3 यूज किए थे। ठीक है ना, उसी प्रकार से उसको ध्यान रखना है। 2 का 3 और 3 का 4, मतलब दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर मतलब उत्तर लेंस। ठीक है, 3 अंक का, और निकट दृष्टि दोष यानी कि 3 अंक का 4 अंक वाले यूज करते हैं, यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, तो आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ देख लेते हैं सोल्यूशन में। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। मायोपिया जिसे अदूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है। अदूरदर्शिता का मतलब होता है क्या कि जो दूर की निकट की वस्तु आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अदूरदर्शिता इसको बोलते हैं। ठीक है ना, एक आंख विकार है, ठीक है, जहां प्रकाश रेटिना के बजाय रेटिना के सामने केंद्रित होता है। रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है? रेटिना के सामने केंद्रित होता हुआ, जिससे दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, जबकि करीब
करीब की वस्तु यानी कि निकट की वस्तु सामान्य दिखाई देती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में आप निकट की वस्तु तो देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में जरूर रखना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ण क्रम के, ठीक है ना, दो रंग में से कौन सा रंग जो है वो चरम सीमा पर बनाता है ये बताना, यानी कि टॉप पर होता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि बैगनी और लाल रंग, ठीक है ना। जो दोनों को दोनों क्या रहता है, तो टॉप पर रहता है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है, और जो प्रक्षेपण होता है वो सबसे अधिक किसका होता है, तो ये होता है जो बैगनी रंग का होता है। प्रक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का होता है। तो पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बैगनी और लाल चरम से स्पेक्ट्रम के दो रंग है, ठीक है ना। रंगों का स्पेक्ट्रम जो होता है बिग बियोर जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट में याद रखते हैं, या बैजानी पिहनाला भी बोलते हैं, जिसमें होता है बैगनी रंग, ठीक है ना। टोटल कितने रंग होते हैं, बैगनी होते हैं, इंडिगो होते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं, यानी कि टोटल जो होता है स्पेक्ट्रम में टोटल इतने रंग होते हैं। कौन कौन, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ठीक है ना, इंडिगो और बैगनी रंग होता है, ठीक है ना। तो इस रंग जो होता है इसको भी ध्यान में आप लोग को रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीजों के, ठीक है ना, मरीजों के दांतों के, ठीक है ना, मरीजों के जो को मरीज रहता है उसके दांत के बड़े बिंब को देखने के लिए दंत चिकित्सक जो होते हैं, यानी कि जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट जिनको बोलते हैं, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि दांत को देखने के लिए जो डॉक्टर है वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, किसका प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं ये आपको आगे बताते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मरीज को दांत के बड़े बिंब, यानी कि दांत में कोई मतलब कि कोई कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, मान के चलिए अंदर के दांत में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको डॉक्टर जो है वो देखता है, तो देखने के लिए जो यूज करता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक, यानी कि जो दांत के डॉक्टर रहते हैं जिन्हें चिकित्सक दंत चिकित्सक बोलते हैं, या फिर डेंटिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। दोबारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियां, ठीक है ना, क्यों देखते हैं, क्योंकि जो छवि है वो बड़ा दिखता है उसे, यानी कि कोई वस्तु है उसका छवि बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसीलिए डेंटिस्ट जो है वो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये भी पॉइंट को ध्यान रखेगा। तो वाहन के हेडलाइट में, ठीक है ना, जैसे कोई गाड़ी है उसका हेडलाइट जो होता है वो किसका, कौन से दर्पण का होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण का। शेविंग का जो मिरर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे दाढ़ी बनाते हैं अपन, तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज करते हैं वो शेविंग मिरर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर फर्नेस में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, फ्लैश लाइट में, डेंटल मिरर, ठीक है, डेंटल मिरर वही हो गया जो दांत के जो डॉक्टर वो यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में, ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उससे जो छोटी चीज रहता है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इसके रूप में यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अवतल दर्पण का कहाँ यूज होता है ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे बनते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से कहाँ पर होता है, ठीक है ना। या फिर ये भी वो क्वेश्चन बन जाता है कि शेविंग मिरर में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। जैसे इस प्रकार से बन गया ना क्वेश्चन इसमें, कि मरीजों को देखने के लिए जो दंत चिकित्सक हैं उनके द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि शेविंग मिरर में, या फिर फ्लैश लाइट में, ठीक है ना, या फिर सर्च लाइट में, या गाड़ी के वाहन, या वाहन जो वाहन होते हैं, वाहन के जो हेडलाइट होते हैं उसमें कौन सी दर्पण का यूज किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि रात में, ठीक है ना, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना, रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तो क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका तारे के प्रकाश के, ठीक है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तारों के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में आकाश में क्या होते हैं, तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। अपवर्तन के उदाहरण है तो क्या क्या है, तो एक साफ आकाश, ठीक है, में तारों का टिमटिमाना,
ठीक है ना। क्या इसका उदाहरण है? तो यह अपवर्तन का उदाहरण है। पानी का कुंड वास्तव में जितना है उससे कम गहरा प्रतीत होना, ठीक है ना। कभी कभी देखते हैं कि बिल्कुल साफ जो पानी रहता है, कुंड हो गया या फिर कोई तालाब हो गया जिसमें पानी साफ है, दिखेगा तो दिखने में लगेगा गहरा जितना है उतना दिखता नहीं है, लेकिन वो किसके कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इसमें भी अपवर्तन का काम है। कैमरा लेंस, ठीक है ना, कैमरा लेंस में भी अपवर्तन का यूज होता है। चश्मा में पानी की बूंदे, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो है वो अपवर्तन का उदाहरण है। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान में रखना है और रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंखों की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की दक्षता को आंख का डैश कहा जाता है, यानी कि उस आंख को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए इसको क्या बोलते हैं? तो इसे कहते हैं समंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको समंजन बोलते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा समंजन, ठीक है ना। तो आंखों की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होता है उसे आंख का समंजन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका पूछा गया क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर दोनों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित की, ठीक है ना, आंखों की क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन बोलते हैं, समंजन कहा जाता है, ठीक है ना। सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए कम से कम स्पष्ट दूरी के लिए कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, कि स्वस्थ आंखों के लिए, ठीक है ना, जो स्पष्ट वस्तु की दूरी देखना है तो कम से कम जो दूरी होना चाहिए वस्तु का आंख से कितना होना चाहिए? तो लगभग मिनिमम कितना? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अधिकतम कितना? तो अधिकतम अनंत होता है, ठीक है ना। तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन बना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में यात्रियों को, ठीक है ना, अक्सर पानी की एक सीट पर, ठीक है ना, प्रकाशीय भ्रम होता है, ठीक है ना। जो जिस देखते हैं ना रेगिस्तान में या फिर रोड पर भी चलेगा तो गर्मी के मौसम में लगता है, जब दूर देखिएगा तो लगता है रोड पर पानी है लेकिन आगे रखता नहीं, उसी प्रकार से रेगिस्तान में भी लगता है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का प्रकाशीय भ्रम होता है, जिसे मृग तृष्णा भी बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ वास्तव में कोई मौजूद नहीं होता, वहाँ पर कुछ दिखता रहता कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि वहाँ पानी है। इसे क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? मृग तृष्णा, ठीक है ना। क्वेश्चन उसी टाइम बता दिया था, मृग तृष्णा उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मृग तृष्णा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का एक ऑप्टिकल भ्रम होता है, जिसे दृष्टि भ्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जहां होता है क्या? वास्तव में कोई मौजूद नहीं होता है, जिसे मिराज कहा जाता है। एक और नया पॉइंट आ गया, क्या बोलते हैं उसको? मिराज भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? मिराज। प्रकीर्णन भौतिकी में, ठीक है ना, एक कण के दूसरे कण से टकराने के कारण एक गति की दिशा में परिवर्तन, ठीक है ना, परावर्तन सतह से प्रकाश या ध्वनि तरंगों की वापसी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के होते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसे मिराज बोलते हैं या मृग तृष्णा बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को डैश के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यानी कि कौन सी क्षमता में व्यक्त किया जाता है उसको नाम बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है प्रकाशीय घनत्व, ठीक है ना। प्रकाशीय घनत्व यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। एक माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशीय घनत्व के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को, ठीक है ना, उसके प्रकाशिक घनत्व के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल भ्रम तब होता है जब हमारा मस्तिष्क और आंखें एक दूसरे से सरल भाषा में बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन व्याख्या थोड़ी मिश्रित होती है, ठीक है ना। तो भ्रम हो जाता है, तो भ्रम का यही परिभाषा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्टिकल भ्रम तब होता है, यानी कब होता है? तो हमारा जो मस्तिष्क रहता है और आंख रहता है एक दूसरे से सरल भाषा में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो व्याख्या होता है वो मिश्रित हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं ना कि कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो तितर बितर हो जाता है दिमाग में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के इस प्रकार से ही होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है ना। ऑप्टिकल मांस दो ऊंचाई के बीच क्या होता है?
एक मिनट, अब शोषक के घनत्व के लंबवतः अभिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है ये बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन है क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, ठीक है ना, केंद्र ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष एक लेंस या एक घुमावदार दर्पण के ऑप्टिकल केंद्र और वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा कि मुख्य अक्ष जो होता है क्या होता है, एक लेंस या एक घुमावदार दर्पण के ऑप्टिकल केंद्र और वक्रता केंद्रों से क्या होता है, गुजरने वाली एक रेखा होता है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र वृत्त का केंद्र होता है। वक्रता केंद्र जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका केंद्र किसी दिए गए वक्र के अवतल पक्ष पर स्थित होता है, ठीक है ना। वक्र का बिंदु, ठीक है, फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिस पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, रिवीजन करते रहना फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ओवाह क्षेत्र। ओवाह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है डैश कहलाता है, ठीक है ना। ओवाह क्षेत्र जहां से स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसे प्रछाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रछाया बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को रिविजन करते रहना, इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में बनते हैं, ठीक है ना। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनटीपीसी में पूछा जाएगा, एलपी टेक्नीशियन में पूछा जा सकता है, आरपीएफ में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को रेडी रहना है हमेशा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध होता है, ठीक है ना, अम्ब्रेला कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ब्रेला या प्रछाया कहलाता है। तो पेनरवा, ठीक है ना, पेनरवा सभी पक्षों पर पूर्ण छाया और पूर्ण प्रकाश के बीच आंशिक रोशनी का स्थान है, ठीक है ना, पेनरवा है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। अंतम्बरा, ठीक है ना, चंद्रमा की छाया का वह हिस्सा है जो गर्भ से परे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है ये बताना, ठीक है। मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है ये बताना फ्रेंड्स। सही आंसर इसका है मायोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब की सोल्यूशन की ओर देख लेते हैं। मनुष्य में निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया। क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है, जिसे अदूरदर्शिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक बार और आया था, ठीक है ना। अदूरदर्शिता निम्न में से किसे कहते हैं, तो मायोपिया को कहते हैं या फिर निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, ठीक है। जो एक नेत्र विकार है, क्या है, एक नेत्र विकार का मतलब हो गया एक नेत्र यानी आंखों का रोग है, ठीक है ना, जिसमें प्रकाश रेटिना पर नहीं बल्कि सामने केंद्रित होता है। रेटिना पर नंबर के सामने केंद्रित होता है, इससे दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु जो है वो सामान्य दिखाई देती है, यानी कि क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, कौन प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, कौन जो है वो प्रकाश के परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है सूर्यास्त का लाल रंग, ठीक है। सूर्यास्त जब सूर्यास्त जब होता है तो लाल रंग दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डूबते सूर्य का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, तो इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो उदाहरण है कौन कौन है, तो कैमरा हो गया, आंखें हो गया, पानी की बूंदे, दूरबीन, पानी के गिलास से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कांच, ये सभी के सभी जो है ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, जबकि सूर्यास्त जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए एक मिनट, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपको आंसर ही दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। को वह लेंस जो बीच में पतला, ठीक है ना, बीच में क्या होता है, पतला होता है और परिधि पर मोटा होता है, क्या होता है, परिधि पर मोटा होता है, यानी कि किनारे में मोटा होता है लेकिन बीच में पतला होता है, डैश कहलाता है, यानी कि उसे कौन सा लेंस कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है उसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अवतल लेंस का यूज कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही अवतल लेंस आया, आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया या फिर अदूरदर्शिता के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ये भी आप लोग को रिवीजन करते हुए चलते रहना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट मतलब कि कुछ सोल्यूशन की ओर। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि यानी कि किनारे पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, बेलनाकार लेंस एक ऐसा लेंस है, मतलब कि बेलनाकार लेंस किसको कहते हैं, इसकी भी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा लेंस जो प्रकाश को एक बिंदु के बजाय एक रेखा में केंद्रित करता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, बेलनाकार बोलते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिकल लेंस क्या होता है, तो आमतौर पर दो गोलाकार सतहों से बना होता है, जो क्या होता है, ऑप्टिकल लेंस होता है, ठीक है ना। यदि वे सतहें बाहर की ओर मुड़ी हुई है तो लेंस को उभयलिंगी लेंस या फिर केवल उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, केवल बाहर की ओर मुड़ी रहेगी तो क्या बोलेंगे उसे, उभयलिंगी लेंस या फिर उत्तल लेंस बोलते हैं। तो पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरीजों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए, ठीक है ना, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, ये उपयोग करते हैं, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन पिछला बार भी आया था, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। दांतों की जांच करने के लिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स बढ़ी हुई छवि यानी कि जो छवि रहता है वो बड़ा दिखता है, इसीलिए यूज करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में, हेड मिरर में, ठीक है ना, आप ऑप्थेल्मोस्कोप में, खगोलीय दूरबीन में, हेडलाइट्स में, सौर भट्टी का उपयोग, सौर भट्टियों के उपयोग में होता है। उत्तल दर्पण के 3 उपयोग हैं, कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग वाहनों के रियर व्यू यानी कि पीछे की जो व्यू रहता है उसको देखने के लिए, जैसे पीछे देखते हैं ना बाइक साइड की गाड़ी पीछे कैसे लगता है, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आगे के जो दर्पण लगा रहता है ना, तो उसे रियर व्यू बोलते हैं। उसको मिरर में जो यूज होता है वो क्या होता है, तो उसका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है इसका उपयोग सतर्कता दर्पण के रूप में किया जाता है। फिर इसका उपयोग कहाँ, स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में होता यह है कि कोई वस्तु बड़ा भी रहता है तो वह उसमें पूरा दिखता है, ठीक है ना, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है लेकिन पूरा दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए गाड़ी की हेडलाइट में, सॉरी गाड़ी की रियर व्यू में आप लगा लिए दर्पण, ठीक है, और पीछे से ट्रक आ रहा है तो ट्रक जो है वो, गाड़ी तो बड़ा है लेकिन वो दिखेगा पूरा दिखता है, ठीक है ना, इसलिए उसको रियर व्यू में यूज किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का भी यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये भी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो आकाश का जो रंग है वो नीला होता है फ्रेंड्स, तो यह किसके कारण होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आकाश का रंग जो है वो नीला होता है तो किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, किसके कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ सोल्यूशन में। रेले, ठीक है ना, रेले प्रकीर्णन नामक घटना के कारण आकाश नीला होता है। क्या होता है, रेले प्रकीर्णन नामक घटना होता है। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि रेले प्रकीर्णन नामक जो घटना वो किससे संबंधित है, तो आकाश नीला होता है इससे संबंधित है। यह प्रकीर्णन बहुत छोटे तरंगदैर्घ्य के कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, के प्रकीर्णन के संदर्भित करता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, प्रकाश जिसमें से प्रकाश एक रूप है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, उसमें से प्रकाश क्या है, एक रूप है, उसके प्रकीर्णन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है ये बताना, ठीक है। तो सबसे कम जो विचलित होने वाला रंग है उसका नाम बताना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग जो है इसका विचलित प्रकाश प्रिज्म से जब गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। तो कौन रंग होता है, लाल रंग, जो कि है सबसे कम विचलित होता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन है, ठीक है। तो बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, और लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है लेकिन बैगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्यों होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। चल 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बैगनी की तरंगदैर्घ्य से लगभग क्या होता है, दोगुनी होती है। अभी बताएं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन बैगनी का कम होता है। इसीलिए लाल रंग का जो विचलन है वो कम होता है, लेकिन बैगनी का जो विचलन है वो अधिक होता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट होते हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा। एक पॉइंट यदि आपको याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे आपको याद है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम है, ठीक है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम है और बैगनी का विचलन सबसे अधिक है, तो इसका अपोजिट कर देंगे कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे अधिक है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपने 7 घटक, ठीक है, रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज डैश ने यानी कि किसने 1666 में किया था, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बताना फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सफेद प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर सफेद प्रकाश की किरण को उसके 7 घटक रंगों में विभाजित करने की घटना है। ठीक है, इसकी खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा 1666 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की जो क्षमता होगा यानी डायोप्टर में क्षमता हो जो होता है तो उसकी क्षमता क्या होगा, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका क्षमता क्या होगा तो ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका जो क्षमता हो जाएगा यानी कि डी बराबर जो होता है, यानी कि डी बराबर क्या होता है, O1/F मीटर होता है। ठीक है, इस सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डी का मान निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, O1 कितना 25 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एफ का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य बढ़ जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। यानी कि इसकी क्षमता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो 4D यानी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस सूत्र है, ये सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर, ठीक है ना, ये डी का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, तो 1/F जो होता है फोकस होता है मीटर में, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश, ठीक है, प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश पारित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था फ्रेंड्स, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन थे। कौन थे, आइजैक न्यूटन, इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश पारित करके, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। ठीक है, तो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश को पारित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे कौन थे, आइजैक न्यूटन थे। ठीक है ना, पीरे क्यूरी, ठीक है, ने रेडियम की और पोलोनियम की खोज किया था। ठीक है ना, पीरे जो क्यूरी है, क्यूरी जो व्यक्ति है ना, वो रेडियम का और पोलोनियम की खोज किए थे। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किया था। ठीक है ना, तो गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, पॉल विलार्ड के द्वारा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को अन्य आविष्कारकों के बीच बिजली की छड़, ठीक है, बिजली की छड़, बिफोकल्स और फ्रैंकलिन स्टोव के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बिजली की जो छड़ है ना, यानी कि बिजली की जो छड़ होता है उसका जो आविष्कार किया गया था इन्हीं के तड़ित चालक जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तड़ित चालक बोलते हैं। ठीक है ना, तड़ित चालक भी बोलते हैं, तड़ित चालक इसी को बोलते हैं, बिजली की छड़ को ही बोलते हैं। तो इसके आविष्कार जो किए गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि लेजर का प्रयोग, ठीक है ना, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना। ठीक है ना, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है आपका लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो लेजर जिसका फुल फॉर्म लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है ना, लाइट एम्पलीफिकेशन वाई, ठीक है ना, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर एक प्रकार का क्या है, तो सॉलिड स्टेट लेजर है। ठीक है ना, गैस लेजर, लिक्विड लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। लेजर का आविष्कार गोल्ड मैनन ने किया था। ठीक है ना, गोल्ड और मैनन के द्वारा किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट्स में आमतौर पर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये बताना। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आपको इतना याद नहीं भी है, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत लग रहा है, तो आप ऊपर के भी पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन के हेडलाइट में जो क्वेश्चन बताए थे ना, कि उसमें एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे हेडलाइट आया, वाहन हेडलाइट, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं उसमें। ठीक है। जैसे ही आ जाएगा आपका रियर मिरर के लिए, यानी कि पीछे कोई गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो रियर मिरर का यूज करते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग आमतौर पर, ठीक है ना, टॉर्च में, ठीक है, सर्च लाइट में और वाहन के हेडलाइट में प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर बीम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग सेविंग मिरर में भी किया जाता है, हेड मिरर में भी करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप में भी करते हैं, खगोलीय दूरबीन में भी किया जाता है, सौर भट्टी में भी किया जाता है कि इसका अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन करते रहेगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य विकिरण। ठीक है ना। दृश्य विकिरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताना। ठीक है। तो दृश्य विकिरण जो है फ्रेंड्स, उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दृश्य विकिरण की खोज आइजैक न्यूटन ने किया था, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा किया गया था। हेनरी बेकरल ने किसका खोज किया था, रेडियोधर्मिता की। ठीक है ना। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था, जिसका उपयोग दवा के लिए किया जाता है। किसके लिए, दवा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। आगे है गुगलिमो, ठीक है ना, मार्कोनीड, ठीक है, ने पहली सफल लंबी दूरी के वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में आपको रखना। ये आविष्कारक है गुगलिमो, ठीक है ना, मार्कोनीड, इनके द्वारा किया गया था। पहली सफल लंबी दूरी वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार किए थे और 1901 में किया गया था। ठीक है ना। विलियम रोइंस्टन यानी कि डब्ल्यू रोइंस्टन के द्वारा एक्सरे ट्यूब का आविष्कार किया गया था, जिसको बोलते हैं ना एक्सरे किरण। तो एक्सरे के जो आविष्कार किया गया था वो डब्ल्यू रोइंस्टन के द्वारा ही किया गया था। तो पॉइंट को ध्यान रखना है। तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं फ्रेंड्स, आपको रिवीजन रेगुलर करते रहना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया डैश का उपयोग करके ठीक किया जाता है। ठीक है ना। तो पहले तो समझना है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है वो होता क्या है, ये बताना। ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे मायोपिया बोलते हैं, जो निकट दृष्टि दोष है उसको बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो बोलते हैं वो दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं। ठीक है। तो हाइपर यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो कौन से लेंस के उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, ये बताना है। तो बताए थे कि 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 का 3 मतलब दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। और वहीं बोलता मायोपिया बोलता है या निकट दृष्टि दोष बोलता है, तो उसके लिए 4 का मतलब हो गया अवतल लेंस का। ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना। मायोपिया को अवतल लेंस के उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, अभी बता दिए। दृष्टि वैषम्य को, ठीक है ना, गोलाकार बेलनाकार लेंस, ठीक है ना, गोलाकार बेलनाकार लेंस से ठीक करते हैं। किसका, दृष्टि वैषम्य रोग होता है उसको। ठीक है ना। प्रेस बायोपिया, ठीक है ना, प्रेस बायोपिया का उपयोग फोकल लंबाई के द्विफोकल शक्ति वाले चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये भी जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रेस बायोपिया है उसको कौन से लेंस से ठीक करते हैं, तो द्विफोकल लेंस से ठीक किया जाता है इसको। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में रियर व्यू। ठीक है। आ गया क्वेश्चन, रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ये बताना है। ठीक है। तो रियर व्यू देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब कोई भी जो वाहन है, कोई भी वाहन बड़ा रहता है उसको भी छोटा में पूरा दिखाता है। उसका दर्पण, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा और पूरा बनता है। ठीक है ना। वस्तु से छोटा बनता है और पूरा का पूरा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज
करते हैं। अधूरा बनेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए पूरा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू बिंग मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण के उदाहरण में है क्या कि वाहनों को पीछे की ओर दर्पण, ऑप्टिकल उपकरण, कॉलिंग बेल, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, आदि के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहन की हेडलाइट में होता है, ठीक है ना। जैसे वाहन में जो लाइट जलता है, देखते हैं ना, लाइट जो जलता है ना, तो वाहन में आगे की लाइट जलता है या पीछे की जो लाइट जलता है रेड वाली, उसमें जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। सेविंग मिरर, सौर भट्टी, सर्च लाइट, टॉर्च, फ्लैश लाइट, डेंटल मिरर, माइक्रोस्कोप, ये सभी में यूज किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। टोटल कितने क्वेश्चन है, 32-33 क्वेश्चन के आसपास में पूछा गया इस टॉपिक से, तो खत्म करते हैं इसको, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि वाले, ठीक है ना, व्यक्ति के लिए निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर होता है तो कितना लगभग होना चाहिए, क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन बोले थे कि क्वेश्चन इस पर बनता है, तो लगभग कितना होना चाहिए, मतलब कि दृष्टि को, कोई भी वस्तु को निकट दृष्टि, मतलब कोई भी वस्तु है उसे सामान्य कितना दूरी पर होना चाहिए ताकि उसे हम क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति को, कोई भी वस्तु को मतलब ठीक रूप से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है उसके लिए कितना 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अधिकतम उसका क्या होता है, तो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया आंख में प्रकाश पर्याप्त रूप से मुड़ा नहीं होता है ताकि यह रेटिना के पीछे एक बिंदु पर केंद्रित हो, ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति दूर के लिए अच्छी तरह से देखता है लेकिन निकट की दृष्टि मुश्किल है, ठीक है ना, और तनाव के कारण बनता भी है, तनाव का कारण भी बनता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वे पदार्थ है जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, डैश पदार्थ कहलाता है, यानी कि कौन सा पदार्थ उसको कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा आपका पारभासी, क्या हो जाएगा, पारभासी, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनके माध्यम से, ठीक है ना, वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो पारभासी पदार्थ का उदाहरण है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यह प्रकाश के गुजरने देता है, यह प्रकाश को क्या करता है, गुजरने देता है, लेकिन दूसरी तरफ स्पष्ट चित्र नहीं दिखाता है, ठीक है। इससे गुजरने वाला प्रकाश बिखर जाता है, इसलिए क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सही आंसर है, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है ये बताना, ठीक है। निम्न में कौन जो है वो वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है ये बताना फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जो क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब करता है, इसलिए तो डॉक्टर उसे यूज करते हैं अंदर देखने के लिए, जैसे दांत के अंदर मुंह, जैसे मुंह फाड़े, ठीक है, तो दांत के अंदर जो छोटा छोटा पॉइंट रहता है, कुछ दिक्कत हो रहा है या दांत में छेद है, तो उस छोटा पॉइंट को भी बड़ा देखने में कौन से अवतल दर्पण का यूज करेंगे, इसलिए क्यों, क्योंकि वो छोटे की बड़ा में दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, इसीलिए डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण एक दर्पण है जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ती है। अवतल दर्पण का उपयोग खगोलीय दूरबीन, हेडलाइट, सेविंग दर्पण, ठीक है, हेड मिरर, नेत्र गोलक, सौर भट्टी, जबकि उत्तल दर्पण के उपयोग जो है वो सतर्कता दर्पण, स्ट्रीट लैंप में परावर्तन, वाहनों में रियर व्यू मिरर, आवर्धक कांच, ठीक है ना, अंदर की इमारतें, ये सभी में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आप जितना से जितना ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखेंगे आपको फायदा होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रकाश यात्रा करता है, ठीक है। तो प्रकाश यात्रा जो करता है वो किस रूप में करता है ये बताना फ्रेंड्स। तो सही आंसर है सरल रेखा में करता है। कहाँ करता है, सरल रेखा में करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सरल रेखा में वो गमन करती है, ठीक है। सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है प्रकाश के, ठीक है ना, इस गुण को प्रकाश के दृष्टि रेखीय प्रसार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी गुण को, प्रकाश को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखीय प्रसार भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। एक मिनट, हाँ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त रहेगा ये बताना। मायोपिया, मायोपिया का मतलब क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया, 3। ठीक है ना, 3 का क्या यूज होता है, 4। 4 का मतलब हो गया क्या, अवतल लेंस का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मायोपिया में किसका उपयोग करेंगे, मायोपिया का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में 3 का 4 यूज करते हैं, यानी कि अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस उपयुक्त रहेगा, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए उपयुक्त होंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है ये बताना। ठीक है ना, चलिए 1 मिनट चार्ज लगा लेता हूँ, बैटरी डाउन हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि फैलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो फैलाव दिखाती है। भौतिकी में अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा परिवर्तन या माध्यम में क्रमिक परिवर्तन से होता है। ठीक है ना, प्रकाश के विवर्तन को कानों के चारों ओर प्रकाश के झुकने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि यह फैलता है। ठीक है ना, और उन क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। ठीक है ना, जहां छाया की उम्मीद है। परिवर्तन 2 अलग अलग मीडिया के बीच एक इंटरफेस का एक तरंग फ्रंट की दिशा में परिवर्तित हो है। ठीक है ना, ताकि वेव फ्रंट उस माध्यम में वापस आए। ठीक है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप लोग रिविजन कीजिएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो एलईडी का जो पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का अर्थ क्या है, तो प्रकाश उत्सर्जक एक डायोड है यह। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे एलईडी एक अर्धचालक उपकरण है। क्या है, तो एक अर्धचालक उपकरण जो विद्युत प्रवाह के माध्यम से पारित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब धारा को ले जाने वाले कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और छेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, अर्धचालक सामग्री के भीतर एक साथ जुड़ जाते हैं। क्या होता है, अर्धचालक सामग्री के साथ एक साथ क्या होता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हजामत बनाना या शेविंग करना सभी एक ही काम है, मतलब कि दाढ़ी बनाना यानी कि बाल से रिलेटेड ही काम है। ठीक है, तो हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सिर दर्पण, ठीक है, नेत्रदर्शी, हेडलाइट्स और सौर भट्टी, खगोलीय दूरबीन में होता है। ठीक है, मायोपिया को लेंस वाले चश्मे में कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा ठीक किया जाता है जो आकार में माइनस या अवतल होते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, आकाश का नीला रंग। ठीक है, एक इसका है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का अर्थ है प्रकाश को विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में फेंकना। ठीक है ना, यानी कि विभिन्न दिशाओं में फेंकने का काम करता है। ठीक है ना, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, दोपहर के समय, ठीक है ना, आसमान का सफ़ेद रंग, खतरे के संकेत के समय में लाल रंग, ठीक है ना, लाल रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन का ये सभी के सभी उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का कुछ यह उदाहरण है, उसे आपको ध्यान रखना है। प्रकाश का रंग नीला, ठीक है ना, प्रकीर्णन का एक उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग सूर्य दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोपहर के समय आसमान सफ़ेद रंग का दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी प्रकीर्णन का यूज किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के ये सभी के सभी उदाहरण है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था
इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक यूज करेंगे, मतलब करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, उष्मा और उसमें प्रवैगिकी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है आपको कल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक बताइएगा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। बीच में तो डिस्टर्ब नहीं करते, बीच में इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं लाइक और शेयर के लिए कि आदमी पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप लोग को भी करते रहना है, मतलब कि लाइक और शेयर भी करते रहना, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग के लिए और भी एक बेस्ट जीके और जीएस का बैच मतलब क्लास लाएंगे, तो उसका क्लास अभी रेगुलर बना रहे हैं। देखते हैं, उसका पहले क्वेश्चन सेट कर लें। जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। साथ में डिस्कशन भी फुल डिस्कशन के साथ में देखेंगे, ठीक है ना। क्लास लंबी रहेगी, लगभग 1 घंटे की लगभग सब क्लास रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तो 1 घंटे क्लास रहेगा जिसमें आपको जीके के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब करेंट अफेयर भी मिल जाएगा, साइंस का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसमें साइंस भी कवर कर देंगे, ठीक है। साइंस भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर भी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। करेंट अफेयर के लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में करें, पहले आपको जीके जीएस की क्वेश्चन देखेंगे बाई ऑप्शन वाली, साइंस की, उसके बाद फिर साइंस देखेंगे, उसके बाद फिर करेंट अफेयर भी देखेंगे। तो उसमें आपको फुल पैकेज मिलेगा, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार में अभी तो ये साइंस की अपन धीरे धीरे क्लास चल रहा है, उसमें भी आपको चलते रहेगा क्लास, ठीक है। तो मज़ा आएगा, वो क्लास पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होइएगा और बताइएगा लास्ट में कि कैसा वीडियो भी लगता है वो, ठीक है ना। तो कमेंट आप लोग भी जरूर कीजिएगा, रेडी रहिएगा पीपीटी पैक बांध करके, मतलब कि कॉपी और किताब आपको, सॉरी, पेन और कॉपी लेकर के रेडी भी रहना है आप लोग को उसमें, ठीक है ना। क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो नोट कराए जाएंगे, तो आप लोग को नोट भी करते रहना, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो पीडीएफ से आप रिवीजन भी कीजिएगा और नोट्स भी आप अपना बनाते रहिएगा, ठीक है। मतलब कि अब कई बार एनटीपीसी क्लियर करना है तो है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।